पढ़ते हैं और अपने फंडामेंटल बातचीत को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ वरुण गोयल जुड़ रहे हैं, निप्पॉन इंडिया एआईएफ के इक्विटी हेड। वरुण, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। वरुण, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका व्यू इस समय ओवरऑल स्ट्रक्चर, बाजार के स्ट्रक्चर पे कैसा है? क्योंकि एक तरफ, जैसे आज हम किसी से सुबह बात कर रहे थे कि इस समय अजीत का पुराना डायलॉग याद आ गया कि लिक्विड ऑक्सीजन पे बाजार चल रहा है। लिक्विडिटी जो एफआईज से आ रही है वो बाजार को घटने नहीं देगी ज़्यादा, और जो डेट सीलिंग की बातचीत और ग्लोबल थोड़ा बहुत अनसर्टिनिटी है वो बाजार को बढ़ने नहीं देगी यहाँ से। तो ये मामला जो इस समय नज़र आ रहा है, आपका स्ट्रक्चर क्या है? नमस्कार अजय। मुझे अपने शो पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बाजार में अगर देखें तो सबसे बड़ा जो ट्रिगर था शॉर्ट टर्म में वो था क्वार्टर फोर के अर्निंग्स। क्वार्टर फोर की अर्निंग्स अगर आप देखें तो मोटा मोटा इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रही हैं। हमारे अनुमान में 810 से 815 रुपए का ईपीएस है निफ्टी का FY23 का। यहाँ से हम 13-14% की ग्रोथ अगर माने FY24 में, तो करीब 910 से 920 रुपए की अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट करेंगे FY24 के बेसिस पे। उस बेसिस पे अगर आप देखें तो बाजार करीब 19 से 20 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले 10 साल के एवरेज से 8 से 10% ज्यादा है। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ शॉर्ट टर्म में निफ्टी में बहुत ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे स्मॉल और मिड कैप आइडियाज जो 1.5 साल से काफी करेक्शन के बाद काफी अच्छी वैल्यूएशन पे अब अवेलेबल हो गए हैं। तो हमारे हिसाब से बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का टाइम है। अगले एक साल में 10 से 15% निफ्टी का रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे, और कई सारे मिड एंड स्मॉल कैप में, चाहे वो ऑटो सेक्टर में है, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर में है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जहां तक यूएस और ग्लोबल क्यूज का सवाल है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट साइकिल यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलमोस्ट पीक की तरफ बढ़ रही है। तो हमारे हिसाब से अभी यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स वहां पे स्टेबलाइज हो जाने चाहिए, और उसकी वजह से ज्यादा नेगेटिविटी इंडियन मार्केट्स में शायद ना देखने को मिले। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। 18 महीने के एक कंसोलिडेशन साइडवेज मूव के बाद ऐसा लग रहा है कि जो घने बादल हैं करेक्शन के वो छट से रहे हैं। क्योंकि एक सेक्शन है बाजार का वो ये कहता है कि रेट्स जो इंटरेस्ट रेट्स वो पीक आउट हो गए हैं, और वाकई में अगर इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो गए हैं और अगले साल से रेट कट की भूमिका बन सकती है, तो ये इक्विटी के लिए बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होगा, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप के लिए। क्या आप इसको अग्री करते हैं? बिल्कुल अजय, आई थिंक अगर हम लास्ट टाइम जब आपके शो पे आया था तो हमने ये भी बात की थी कि क्रूड को देखिए। क्रूड भारत के लिए सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है इन्फ्लेशन के लिए इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से, तो वो क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल हमारा 80-85 डॉलर के नीचे बना रहता है पूरे साल, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मैक्रोइकोनॉमिक सिनेरियो के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर क्रूड 85 के नीचे है तो हमें लगता है इंटरेस्ट रेट्स अभी यहाँ पे पीक हो जाएंगे। इन्फ्लेशन क्लियरली पीक होता नजर आ रहा है। सीपीआई इन्फ्लेशन इस बार 5 के करीब था। हमारा अनुमान है कि अगले 3 से 6 महीने में ये 5 के भी नीचे आ सकता है। तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा है, करंट अकाउंट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, फिस्कल डेफिसिट में कंट्रोल है, जहां तक अर्निंग्स का सवाल है, अगले पिछले 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद हमें लगता है स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर, जो कि हाई इंटरेस्ट रेट्स और हाई कमोडिटी प्राइसेस की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड था, अभी वहां पे भी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा हमारी नजर में बाजार में पॉजिटिव्स ज्यादा है, नेगेटिव्स कम है। ये बात तो है कि इस वक्त हम रिप रोरिंग बुल मार्केट सिनेरियो में नहीं हैं, और बाजार में जो वॉलेटिलिटी शॉकर्स हैं उन्हें डाइजेस्ट करना है तो मिड कैप स्मॉल कैप पर नजर होनी चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप पर आपने अपना पॉजिटिव आउटलुक अभी बताया भी, लेकिन उसे थोड़ा और डीप डाइव कर कौन से स्पेसेस पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमने इस साल की शुरुआत से ही देखा है मिड कैप में एफपीआईज की बाइंग भी लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। ड्यूरिंग द पीरियड ही अगर आप देखें अच्छी खासी एफपीआई बाइंग मिड कैप कैटेगरी में देखने को मिली है, तो कन्विक्शन बन रहा है। लेकिन मिड कैप में भी कौन से पॉकेट्स, कौन से सेगमेंट्स है जिस पर नजर रखी जाए? देखिए, एक चीज जो हम लगातार कई महीनों से कह रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। 8 से 10 साल के करेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डिमांड में बहुत अपटिक है, और जो एंड यूजर डिमांड है वो क्लियरली आ रही है। हमारा ऐसा मानना है कि अभी अफोर्डेबिलिटी काफी अच्छे लेवल पे है। अगर आप देखें तो
ईएमआई टू टेक होम सैलरी रेशियो, ये रेशियो हम बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो ये करीब 35% के आसपास है। मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए महीना की इनकम है तो करीब 35,000 रुपए का ईएमआई है। 2012-13 के पीक पे ये अमाउंट करीब 40 से 45% के पार चला गया था, तो अफोर्डेबिलिटी इंपैक्ट हो गई थी। तो हमारा मानना है कि अच्छी रियल एस्टेट कंपनीज जो कि अपने अपने एरियाज में, चाहे वो एनसीआर है, चाहे मुंबई, चाहे बैंगलोर मार्केट, जहाँ पे जिन कंपनीज की डोमिनेंस है वो लगातार अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो रियल एस्टेट क्लियरली एक सेक्टर है जो कि विनर हो सकता है अगले कुछ सालों के लिए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में स्पेस में देखें तो कई सारे मिड कैप बैंक्स जो काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं हमें, लगातार अच्छी बैलेंस शीट, अच्छी एसेट क्वालिटी, प्रोविजनिंग कम है, निम्स यहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे और हमें ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ 15% के आसपास बनी रहेगी। FY23 पहला साल था 2015-16 के बाद जब क्रेडिट ग्रोथ हमारी सिस्टम वाइड 14 से 15% थी, और हमें ऐसा लग रहा है कि इस साल हालांकि उसमें थोड़ी सी गिरावट होगी, लेकिन फिर भी वो सिस्टम एज अ होल के लिए 13 से 15% के बीच में रहेगी और कई सारी कंपनीज उससे ज्यादा तेजी से क्रेडिट ग्रोथ कर पाएंगी। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस स्पेस में छोटे बैंक्स, एनबीएफसीज, यहाँ पे काफी अच्छी अपसाइड हमें लगती है। सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप आईटी में, स्मॉल कैप आईटी में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक 1.5 साल के करेक्शन के बाद वहां पे ग्रोथ ऐसा लग रहा है कि फिर से आ जाएगी। कुछ कंपनीज में जिसमें ऑलरेडी स्लगिशनेस थी ग्रोथ में लास्ट 1 साल में, वहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रीन शूट्स ग्रोथ के दिख रहे हैं, और यूएस इकोनॉमी जैसे जैसे स्टेबलाइज होगी वैसे वैसे कई सारी मिड कैप आईटी कंपनीज में हमें लगता है अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वरुण, आज से करीब 1-1.5 साल पहले जब नई स्टार्टअप कंपनी लिस्ट हो रही थी तब उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था। मार्केट में प्रीमियम ऐसा लेके आई कि मार्केट ने पनिशमेंट उनको दे दी, 70% उनके प्रीमियम्स को भी उड़ा दिया। अब तो हमारे पास समय भी हो गया, अब तो हमने 1-1.5 साल में उनके बिजनेस भी चेक कर लिए, बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दी मार्केट ने। अब आप उनमें से किसी को बाय करोगे? उसमें पेटीएम है, जोमेटो है, नायका है, कार ट्रेड है। देखिए, एक एक चीज जो बहुत जरूरी है, मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार कुछ सेक्टर्स के लिए बहुत क्या कहते हैं, बहुत चेजिंग होती है जिसकी वजह से वैल्यूएशंस काफी बढ़ जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंपनीज जो प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो ग्रोथ डिलीवर करेंगी वही स्टॉक प्राइसेस सस्टेनेबल हो पाते हैं। तो हम लोग उस टाइम भी प्रॉफिटलेस टैक्स से काफी दूर थे, अभी भी हम थोड़ा सा स्केप्टिकल है इन द सेंस कि जो कंपनीज प्रॉफिट ग्रोथ कर पा रही हैं, जिनकी वैल्यूएशंस जस्टिफाई हो पा रही हैं, उन्हीं को हम पसंद करेंगे। हमें लगता है कि आगे जाके स्टार्टअप स्पेस में जैसे आप देख रहे हैं ब्रॉडली जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं उन सबके वैल्यूएशंस भी कट डाउन हो रहे हैं, थोड़ा सा और करेक्शन की शायद जरूरत है। हमें ऐसा लग रहा है कि अब जो नए आईपीओज आएंगे वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आएंगे। देयर इज नो डाउट कि टेक ऐसा स्पेस है जो बहुत बड़ा स्केल पे ऑपरेट करता है, जिसमें बहुत ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन ग्रोथ हैज टू कम एट सम प्राइस, मतलब उसके लिए आपको एक रीजनेबल प्राइस ही दे सकते हैं, तभी स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो अगले 6 से 12 महीने में हमें लगता है कि वो फेज आ जाएगा जो वैल्यूएशंस और पैलेटेबल हो जाएंगी, और आगे जाके जो इश्यूज आएंगे वो रीजनेबल वैल्यूएशन पे आएंगे। एक और जो बड़ा थ्रेट है जो कि हमें लगता है कि वो प्ले आउट होगा, वो है ओएनडीसी का। जैसे जैसे बाजार में बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज की मोनोपोली टूटेगी और जो छोटा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जैसे जैसे वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस को इस देश में बना पाएंगे, हमें लगता है वो एक ओएनडीसी के माध्यम से हो पाएगा। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मेरे व्यू में अगले 3 से 5 साल में आपको ओएनडीसी के रूप में भी देखने को मिलेगा, और उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ कंपनीज पे शायद हमें देखने को मिल सकता है। तो वो सब डिस्काउंट करके ही आपको न्यू एज टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। वरुण, फार्मा में हमने देखा इस बार इस अर्निंग सीजन में, लुपिन की बात कर लें, सिप्ला ने मार्जिन गाइडेंस की बात की है, लुपिन ये भी कह रहा है कि हाई डबल डिजिट ग्रोथ यूएस में आ रही है। क्या एक सेंस आ रहा है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, डीआरएल, वैरायटी, एक डीआरएल ने भले ही बोला कि मार्जिन में प्रेशर है, बट बाकी सब ने एक सेंस दिया है कि शायद यूएस का वर्स्ट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट अब हमारे पीछे है। क्या फार्मा में आप लार्ज एक्सपोर्टर्स की तरह बेट लेंगे इन करंट वैल्यूएशन से? देखिए, हमारा फार्मा में हमें लगता है जो डोमेस्टिक फार्मुलेशन स्पेस है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। जो कंपनीज की 60, 70, 80% रेवेन्यू इंडियन मार्केट से आ रही है वो क्लियरली अच्छा करेंगे। भारतीय मार्केट में डोमेस्टिक फार्मुलेशन में 10 से 12% की ग्रोथ लगातार बनी हुई है। वो कंपनीज जो थोड़ा सा मार्जिन में अपटिक ला सकते हैं या मार्केट से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, वहां डेफिनेटली वैल्यू क्रिएट होगी। जहां तक यूएस से का सवाल है, जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, जो बेस्ट फेज था, जो गोल्डन एज था
इंडियन जेनेरिक कंपनीज के लिए यूएस मार्केट में वो शायद अब जा चुका है। यहाँ से प्रॉफिट रहेंगे, लेकिन वो थोड़े से हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे। जो आरओईज इंडियन कंपनीज यूएस मार्केट में बनाते थे वो स्ट्रक्चरली लोअर हो चुका है। तो वो सब देख के ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी प्रेफरेंस उस कंपनीज की तरफ है जो इंडिया बिजनेस जिनके लिए डोमिनेंट है। ठीक है, डोमेस्टिक फार्मा पे आपकी ज़्यादा रुचि है, बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। मैनकाइंड फार्मा के टाइम पे आपने देखा होगा क्या हाई डबल डिजिट ग्रोथ आई है। इनफैक्ट वैल्यूएशन भी अगर आप देखें फार्मा हेल्थ केयर में, तो डोमेस्टिक फार्मा कंपनी को बेटर वैल्यूएशन मिलते हैं सुपीरियर ग्रोथ की वजह से। और यहाँ पे आपका यूएस एफडीए का मामला भी इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरा, इंजीनियरिंग स्टॉक्स, मिड कैप इंजीनियरिंग पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हम देख रहे हैं नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये डेफिनेटली इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड हो रहा है उसकी वजह से लगातार इंजीनियरिंग कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो लार्ज कैप इंजीनियरिंग कंपनीज जो ऑलरेडी काफी रीरेट हो चुकी हैं, हमें लगता है वहां से तो अब शायद 10 से 15% की कंपाउंडिंग ही पॉसिबल है। लेकिन कई सारी मिड कैप कंपनीज में, चाहे वो गियर्स में है, चाहे वो पंप्स में है, चाहे वो और अब्रेजिव्स में है, वहाँ सब आपके सब जगह ग्रोथ बनी हुई है। काफी सारे नए सेगमेंट्स भी निकल कर आ रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एज अ सेगमेंट एक नया कैटेगरी के रूप में उभरा है, तो उससे रिलेटेड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, बेयरिंग कंपनीज, यहाँ सब में बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर आप देखेंगे तो अगले 2-3 साल में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी इंडिया में इंप्लीमेंट होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आई थिंक रेलवे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रेलवे रिलेटेड केपेक्स जो कंपनीज कैप्चर कर पाएंगी, वहाँ भी अगले 3 से 5 साल 15 से 20% की ग्रोथ रह सकती है। तो इसमें बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये एक सेगमेंट है जहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। के भी नतीजे काफ़ी अच्छे आए। तो नेट नेट अगर आपके जो 2-3 फंड जो आप मैनेज कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ, अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट वाइंड अप हो रहा है अभी, हाल आपके जो मिक्स जो आपका लार्ज कैप ओरिएंटेड है या फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड, जिसमें जिसमें मिड स्मॉल लार्ज सब होंगे, या आपके स्मॉल कैप, कुछ अगर आप आइडिया दें 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स ग्रोथ की सिचुएशन क्या है? हेल्दी है या आपने कुछ कट्स किए हैं अपने एस्टिमेट्स में? कुछ अगर आइडिया दे सकें। देखिए, इस अभी ये जो क्वार्टर के अर्निंग्स आए, जैसे मैंने बोला, मोटा मोटा इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि कई सारे मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट है, जैसे कि मैंने बोला रियल एस्टेट है, इंजीनियरिंग है, मिड कैप आईटी है, जहाँ पे जरूर हम कुछ अर्निंग्स अपग्रेड हमें देखने को मिल रहे हैं। जो हमारी पोर्टफोलियो कंपनीज भी हैं उनमें सब में काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मिड कैप फाइनेंशियल्स एक और पॉकेट है जहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी बनी हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर बाजार में 12 से 14% की ग्रोथ होगी, अगर अच्छी स्टॉक पिकिंग करें, सेलेक्ट सेक्टर्स में फोकस करें, तो पोर्टफोलियो लेवल पे 15 से 20% की अर्निंग्स ग्रोथ डेफिनेटली पॉसिबल है। और वही हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो लेवल पे अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ बनी रहे। बिल्कुल मिस्टर गोयल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर ओवरऑल आउटलुक, अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मिड कैप स्मॉल कैप में आने वाले दिनों में अच्छा एक्शन और अच्छी मजबूती ग्रोथ नजर आएगी, ये कहना है वरुण गोयल का। लेकिन चलिए